अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और वो है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझाया है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। अगर हम इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमें बायोडाइवर्सिटी का पहले पता होना चाहिए कि वैरायटी है लाइफ की, जो कि उसको कौन कौन से जो हैं वो थ्रेट्स हैं। ये टॉपिक हमने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि ये कंज़र्वेशन और बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक आजकल वैसे ही बहुत हॉट है और अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। वो इस वजह से कि क्लाइमेट वगैरह चेंज हो रहा है, जिसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट इस पे पड़ रहा है, और वो क्यों हो रहा है, उसके जो फैक्टर्स हैं वो सारे जो हैं वो इसमें आते हैं। तो मैंने डिफरेंट पेपर्स जो हैं उनको स्टडी किया है और उनके बाद ये जो मेन पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं मेनली पेपर्स में, अगर ये सारा ना भी आए तो इसमें से कुछ पॉइंट्स ज़रूर पूछे जाते हैं कि ये किस तरह जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो वो ढूंढ के मैंने उनके आंसर्स जो हैं वो लिखे हैं। इनमें जो मेन मेन हैं वो डिफोरेस्टेशन है, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन है, ओवरग्रेजिंग, इरोजन, डिजर्टिफिकेशन, बायो इन्वेजन, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम अक्सर क्वेश्चंस देखते हैं कि ये हाउ दे इफ़ेक्ट बायोडाइवर्सिटी और हाउ दे थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। तो हम अब इनको जो है वो एक एक करके जो है हम इनका डिस्कस करेंगे। पहले मैं इनकी डेफिनेशन हर पॉइंट की बताऊंगा कि ये होती क्या है, और फिर मैं ये भी समझाऊंगा कि ये बायोडाइवर्सिटी को कैसे इफ़ेक्ट कर रही है। ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये बायोडाइवर्सिटी के लिए क्यों मोहलिक हैं। तो अपने पहले पॉइंट से जो है वो स्टार्ट करते हैं, डिफोरेस्टेशन से। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफोरेस्टेशन कहते किसे हैं। डिफोरेस्टेशन बेसिकली फॉरेस्ट को रिमूव करना या क्लस्टर ऑफ ट्रीज़ को, ठीक है। ये छोटे पैमाने पे एक दो ट्रीज़ को काट लेना ही नहीं है, बल्कि ये बड़े पैमाने पे अगर कोई फॉरेस्ट या हम एक क्लस्टर ट्रीज़ का काटते हैं तो उसको हम डिफोरेस्टेशन में काउंट करते हैं, ठीक है। ये क्यों की जाती है, इसके डिफरेंट रीजंस हैं कि ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए जो है कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि फ़ॉरेस्ट को रिमूव करके सॉइल को जो है वो ठीक किया जाता है ताकि उसमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जा सकें। फार्म्स बनाने के लिए एनिमल्स के इसको जो है कन्वर्ट किया जाता है। अर्बन यूज़ के लिए, जैसे कि आपको पता है कि पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है तो उसकी वजह से भी डिफोरेस्टेशन की जाती है। तो डिफोरेस्टेशन जो है हमें बहुत सारे जो हैं वो रिसोर्सेज देती है, इस वजह से की जाती है। हमें शेल्टर भी इससे मिलता है, हमें फ्यूल इससे मिलता है, हमें बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि फॉरेस्ट जो हैं वो दुनिया के लिए बफर का काम करते हैं, ठीक है। ये इन्वायरमेंट क्लाइमेट को भी संभालते हैं, रेंज वगैरह, वेदर पैटर्न, हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। दुनिया में 31% जो लैंड है, 31% वो तकरीबन जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है, और उस 31% में से 7% जो है वो उसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाती हैं, जिसके अंदर जो है अमेज़ोन भी आ जाता है। तो ये जस्ट 7% हैं, ठीक है। और इनके अंदर 50% स्पीशीज़ हैं दुनिया की, ठीक है। दुनिया में अगर 100% या 100 टाइप के एनिमल्स हैं तो ये ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग, तो 50% इनके अंदर हैं, ठीक है। तो आप खुद हिसाब लगाएं कि फॉरेस्ट जो हैं वो कितना बड़ा रेजर्वायर हैं जो है बायोडाइवर्सिटी का। यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को एक ही चीज़ चाहिए सबसे ज़्यादा, जो उनकी डिमांड है वो फॉरेस्ट हैं, ठीक है। फॉरेस्ट होंगी तो वेदर भी, क्लाइमेट भी, सब कुछ जो है वो नॉर्मल रहेगा, और लाइफ की फार्म्स जो हैं वैरायटी हमें मज़ीद से मज़ीद हम डिस्कवर करते रहेंगे। लेकिन अब मसला क्या है कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है वो तकरीबन जो है 8 मिलियन हेक्टर पर ईयर हो रही है। कहाँ पे? ये सिर्फ मैं रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल वर्ल्ड में जो रेन फॉरेस्ट काटी जा रही हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो 7% हैं, और
50% जिन्होंने स्पीशीज़ जो हैं वो कंट्रोल या अपने अंदर समाये हुए हैं। ठीक है, ये जो 8 मिलियन हेक्टर पर ईयर है, इसका मतलब है कि एक दिन में तकरीबन 2 फुटबॉल ग्राउंड जितनी जो है वो डिफॉरेस्टेशन की जा रही है। तो आप खुद सोचें कि 50% स्पीशीज़ हैं, लिविंग स्पीशीज़, जिनमें जानवर भी आ जाते हैं, जिनमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, सॉइल डिवेलर भी आ जाते हैं। तो जब हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो कितनी ज़्यादा जो लाइफ की वैरायटी है हम उसको जड़ से ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और उसमें से तो कई वैरायटीज़ ऐसी हैं, जो कई नहीं, मोस्टली ऐसी वैरायटीज़ हैं जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुई, जिनको अभी डिस्कवर ही नहीं किया, और वो पहले ही जो हैं वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। तो सबसे बड़ा अगर हम कहें कि जो बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है तो वो डिफॉरेस्टेशन ही है, और यही कहना जो है वो माकूल है कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो सबसे बिगेस्ट थ्रेट है जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए। दूसरे नंबर पे अगर हम चलें, मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि तकरीबन हाफ जो रेन वाटर है हमारा वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से रिकवर होता है। अगर हम उनको ख़त्म कर देंगे तो रेन पैटर्न पे कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, और जब रेन पैटर्न पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो जाहिर है हमारे क्लाइमेट पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी तकरीबन आधा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वर्ल्ड की, और ऑक्सीजन की डिमांड उसको भी मेट करती है यही जो रेन फॉरेस्ट हैं। तो इनको मेडिकेशन के लिए भी यहाँ से बहुत सारी जो है स्पीशीज़ प्लांट्स वगैरह की जो ली जाती हैं। तो अगर ये ख़त्म हो जाएगी डिफॉरेस्टेशन से तो आप खुद कंसीडर करें कि हम कितने बड़ी मुश्किल में हैं। सिर्फ बाकी टाइप ऑफ लाइफ ही नहीं बल्कि इंसान भी कितनी बड़ी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट्स था वो है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग किसे कहा जाता है? बेसिकली ये है कि अगर इंटेंसिव ग्रेजिंग हो ग्राउंड कवर की, जो कि प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स ने कवर किया होता है सॉइल को, अगर उसकी इंटेंसिव ग्रेजिंग हो इस हद तक कि उसे रिकवरी का टाइम भी ना मिले और अगेन उस पर ग्रेजिंग हो जाए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो सॉइल में से प्लांट जो हैं वो बेचारे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि आप जब ओवर ग्रेजिंग करते हैं तो आप जो प्लांट खा रहे हैं जानवर, वो उनको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं अपने हूव्स वगैरह के साथ, अपने पैरों के साथ उनकी जो कॉम्पलें हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो आप उसके अंदर सॉइल जो है उसको डिग्रेड कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, कॉम्पैक्ट कर रहे हैं उन्हें पैरों के साथ, तो जो रिकवरी टाइम और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, वाटर नहीं सही से पेनिट्रेट कर पाएगा। और ये जो है होता क्यों है ओवर ग्रेजिंग? बेसिकली पुअरली मैनेज्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उसी की साथ साथ लाइफ स्टॉक जो है उसको अगर हम ओवर ग्रेजिंग ग्राउंड्स में छोड़ देते हैं। इसी तरह जो है वो नेचर रिज़र्व बनाए जाते हैं, और जाके तो गेम रिज़र्व्स वगैरह हम गेम्स के लिए ग्राउंड्स वगैरह जो हैं वो बनाते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ डिस्टर्ब होती हैं। जो प्लांट्स हैं एक तो वो नहीं नए प्लांट्स ग्रो कर रहे, बहुत सारी प्लांट्स की स्पीशीज़ हमने ओवर ग्रेजिंग से ख़त्म कर दी। अब उनके साथ जो लिंक्ड एनिमल्स हैं जो उन पे पलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हैं, वो भी इफ़ेक्टेड हुए, और जो सॉइल डिवेलर हैं वो भी इफ़ेक्ट हुए, और सॉइल की क्वालिटी भी डिग्रेड हो गई है। अब वहाँ पे मज़ीद जो है वो नए नए प्लांट्स का उगना भी मुहाल हो गया है। तो ओवर ग्रेजिंग जो है वो बहुत बुरी तरह असरअंदाज होती है बायोडाइवर्सिटी पे। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि सॉइल इरोजन है। सॉइल इरोजन बेसिकली होती क्या है? ये जो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स वगैरह जो हैं वो बनते हैं, प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, और जहाँ पे सॉइल डिवेलर रहते हैं, ह्यूमरस ऐड होता है। ठीक है, ये टॉप मोस्ट लेयर जो है सॉइल की, वही ज़रखेज़ या फर्टाइल सॉइल वाली लेयर होती है। ठीक है, तो अगर ये वाली लेयर किसी भी मीन से लॉस्ट हो जाएगी तो हम उसको बोलेंगे कि सॉइल जो है वो सॉइल इरोजन हो गई है, या ये इरोडेड सॉइल है।
ये होती कैसे है, ये डिफरेंट मीन से हो जाती है। जैसे कि अगर हैवी रेन हो जाए तो भी टॉप लेयर जो है उसको वॉश करके ले जाती है। अगर हवा ही तेज़ चलती है तो वो भी ऊपर वाली लेयर की मिट्टी को उड़ा सकती है। इसी तरह प्लांट्स और एनिमल भी उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं उस लेयर को। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल यानी अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल अगर डिस्प्लेस हो जाती है तो वहाँ पे अब प्लांट लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है सॉइल की। जब सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है तो फिर उसको जो है उसमें कोई नए ऑर्गेनिज्म कैसे, नई लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। तो बेसिकली जो सॉइल इरोजन है वो दो चार पांच फैक्टर्स जो हैं वो मिल के इसको जो है वो कवर करते हैं। जैसे कि आ गया, जैसे कि ये सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन जो है वो सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन का बायस बनता है, क्योंकि फॉरेस्ट का कवर हमने ख़त्म कर दिया है। फॉरेस्ट ने सॉइल को भी होल्ड किया होता है, ठीक है। वाटर, रेन वाटर वगैरह को भी उसकी स्पीड को कम करता है जिस ताकि सॉइल इरोजन ना हो। विंड की स्पीड को भी तोड़ते हैं फॉरेस्ट ताकि सॉइल की इरोजन ना हो, डिस्प्लेस ना हो। जब हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो हम सॉइल को जो है वो इसके लिए वुलनरेबल कर रहे हैं कि वो कोई भी चीज़ उसको उड़ा के ले जाए फर्टाइल सॉइल को। इसी तरह जो हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा है कि ओवर ग्रेजिंग, उससे भी जो है वो हम कवर जब सॉइल का ख़त्म कर देते हैं तो सॉइल इरोजन का काफ़ी चांस होता है। जब सॉइल ही इरोड हो जाएगी तो हमारी प्लांट लाइफ बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, और प्लांट पे चूँकि एनिमल भी ज़िंदा हैं तो एनिमल की जो डाइवर्सिटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो डिज़र्टिफिकेशन है। डिज़र्टिफिकेशन क्या है? बेसिकली फर्टाइल लैंड का डेजर्ट में जो है वो चेंज हो जाना, ऐसी सॉइल में जो कि प्लांट्स के लिए जो है वो उगने के लिए बेहतर नहीं है, ठीक है। अब डेजर्टिफिकेशन में के काजेज़ क्या हैं? इसमें भी सेम काजेज़ हैं, वही डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग और सॉइल इरोजन। ये तीन मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रही है। उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये सारे काम जो हैं वो डेजर्ट्स बनाने में मदद कर रहे हैं। अभी जो है वो तकरीबन 1/5 वर्ल्ड का जो पार्ट है वो डिज़र्टिफिकेशन से थ्रेटन्ड है। उसके रीज़न वही हैं, ड्रॉट, ओवरग्रेजिंग, फायर, डिफॉरेस्टेशन वगैरह। तो डेजर्टिफिकेशन आपको पता है कि अगर डेजर्ट्स बन जाते हैं तो वाटर सबसे पहले तो जो है वो बहुत कम हो जाता है। उसके बाद जो है प्लांट सरवाइव नहीं कर सकते। डेजर्ट प्लांट बहुत कम होते हैं जिनको हम ज़ीरो फाइट कहते हैं, तो वो बहुत कम प्लांट हैं जो कि डेजर्ट्स में सरवाइव कर सकते हैं। जब प्लांट नहीं होंगे तो एनिमल्स का भी जो गुजारा मुश्किल है, क्योंकि एनिमल भी डिपेंड तो प्लांट्स पे करते हैं। तो ओवरऑल जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए ये भी बहुत बड़ा ख़तरा है। इसी तरह डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? बेसिकली जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं उनके इंट्रैक्शन से जो एक लाइफ जोन बनता है उसको हम इकोसिस्टम कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये दोनों लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड जो है आपस में जब मिल के चलता है तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर होते हैं। जब प्लांट जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड कर रहे होते हैं अपने हैबिटेट के अंदर, तो अगर हम उनका इकोसिस्टम में कोई भी चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं तो बेसिकली जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हमारी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी। बेसिकली होता क्या है कि हम जब रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा किसी जगह का इस्तेमाल कर लें, लाइक अगर हम इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हैं, अगर हम बायोटिक फैक्टर को ही किसी डिस्टर्ब कर देते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, तो इकोसिस्टम जो है हमने वो डिग्रेड कर दिया है। इसी तरह अगर हम वहाँ की लाइट, पानी, रेन वगैरह पे कोई इम्पेक्ट डालते हैं तो भी हमने इकोसिस्टम जो है डिग्रेड कर दिया। अब हर चीज़ को जो रहने के लिए है बहुत आइडियल सिचुएशन चाहिए होती है। अगर वो नहीं मिलेगी उसे तो वो उसकी जो लाइफ है वो, उसका जो सर्वाइवल है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
तो डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम भी जो है वो बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग पे। अब नेक्स्ट है बायो इन्वेजन। बायो इन्वेजन क्या है? इन्वेजन बेसिकली है कि लिविंग थिंग का किसी ऐसी जगह पे अटैक करना या इन्वेसिव या वहाँ पे ग्रो करना जहाँ की वो नेटिव स्पीशी नहीं है, ठीक है, जहाँ पे वो हैं तो नहीं। लाइक अगर आप किसी और मुल्क से कोई चीज़ ला के अपने मुल्क में लगा देते हैं और वो वहाँ पे किसी वजह से उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं कि वो इतना ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर दे कि आपकी जो नेटिव स्पीशीज़ हैं उनको भी जो है उनके साथ compete करके उनके रिसोर्सेज भी खुद यूज़ करना शुरू कर दे और उनकी लाइफ को जो है रिस्क में डाल दे, इसको कहते हैं बायो इन्वेजन, ठीक है। तो बायो इन्वेजन बेसिकली इसी तरह जो है वो बायो इन्वेजन बायोडाइवर्सिटी के लिए ख़तरा है, ठीक है। आप एक जगह से चीज़ ला के अपने मुल्क में लगा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो अगर उसको किसी तरह वो हालात फेवरेबल लग जाते हैं ज़्यादा, तो वो अपनी जो है ऑफस्प्रिंग को इतना ज़्यादा बढ़ा लेगी कि बाकी जो स्पीशीज़ हैं उनके ऊपर भी वो अटैक करके उनकी भी जो है चीज़ें, उनके भी जो रिसोर्सेज हैं वो खुद यूज़ करेगी। सबसे पहले तो जब भी कोई नई स्पीशी आती है तो उसके साथ कंपटीशन होता है फूड के लिए, स्पेस के लिए। तो अगर वो वहाँ पे छा जाए तो फिर बाकी स्पीशीज़ जो हैं वो उनको मरना पड़ता है। जैसे कि हम काबुली किक्कर लाए थे इस्लामाबाद के लिए, इधर जो सैंड ड्यून्स थे उनको कवर करने के लिए। तो अब ये इतना ज़्यादा मतलब फैल चुका है कि आज जगह जगह आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप यूक्लिप्टस अपने इलाके में कहीं से लेके लगा देते हैं तो वहाँ पे भी क्या होगा कि डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। डिस्टर्ब कैसे कि वो वाटर जो है वो ज़्यादा सक कर लेता है, तो जो प्लांट्स हैं जो पास पास उनको पानी नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो पोल्यूटेंट्स हैं। जैसे कि आपको पता है ओवर पॉपुलेशन के साथ साथ पोल्यूशन भी इंतहा तक पहुंच गई है। और पोल्यूटेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, सॉइल पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट, वो नॉइज़ पोल्यूटेंट, हर तरह की पोल्यूशन जो है वो फैल चुकी है। अगर हम सिर्फ फॉसिल फ्यूल को ही डिस्कस कर लें तो उनसे जो एयर पोल्यूशन हो रही है उसमें जो सल्फ़र होती है वो एसिडिक होती है, वो लेक स्ट्रीम को डैमेज करती है, उनके अंदर जो लाइफ है फॉरेस्ट को डैमेज करती है, उनके अंदर जो लाइफ है वो सारी बायोडाइवर्सिटी को तबाह कर देती है। इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देख लें तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग काज कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हर चीज़ जो है वो हशर नशर हो रहा है, ठीक है। तो उससे फ्लड हो रहे हैं, उससे ड्रॉट्स की कंडीशंस आ रही हैं, उससे जो है गर्मी इंतहा की हो गई है, ठीक है। तो इन कंडीशन में सर्वाइवल लिविंग थिंग का मुश्किल हो जाता है, तो ये भी इफ़ेक्ट करती है बायोडाइवर्सिटी को। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्लाइमेट चेंज है। जैसा कि मैंने आपको बताया बायो डिफोरेस्टेशन वगैरह और बाकी चीज़ों की वजह से जो है वो हम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी वजह से हमारा जो प्लानट है वो हीट अप हो रहा है और क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो हर जो स्पीशी है वो एक ख़ास क्लाइमेट में रहने की आदी होती है। क्लाइमेट बेसिकली क्या है? वेदर ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेदर है। तो हर स्पीशी को जो है फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है रिप्रोडक्शन के लिए, सर्वाइवल के लिए। जब क्लाइमेट ही चेंज हो जाएगा तो जाहिर है उनके लिए ज़िंदा रहना भी पॉसिबल नहीं होगा। जैसे इंटेंस ड्राउट्स आ जाते हैं, वाटर स्कैर्सिटी आ जाती है, इसी तरह राइजिंग सी लेवल है, क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लडिंग हो रही है, आइस जो है वो मेल्ट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं, ठीक है। बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई, कभी फ्लड आ गया, कभी जो है बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल ही कम हो गया, तो ये सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाती हैं। आई होप सो कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नोट्स अगर आपने लेने हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मुझे अपना ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, मैं उस पर भी ये नोट्स भेज सकता हूँ। तो अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट भी करना मत भूलिएगा।